हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष आनंद आज क्लास 10th के बीटीबीसी बुक के द्विघात समीकरण, या हम यूं कहें कि आज द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने जा रहा हूं। आज हम लोग द्विघात समीकरण से संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी उन सभी जानकारियों को एकत्र करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो सर्वप्रथम द्विघात समीकरण क्या होता है, तो जैसा कि दिखने से ही लगता है कि वैसे समीकरण जिसका घात 2 हो तो वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। द्विघात समीकरण जो होते हैं उसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने से हमें समझ में आता है कि सबसे पहले तो हम लोग व्यापक रूप देखेंगे। व्यापक रूप, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। कहने का मतलब कि जो भी द्विघात समीकरण होगा, यानी कि जो भी समीकरण इस फॉर्म का होगा ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होगा, वैसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां a का मान यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल्स टू 0 और a b c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अगर ये बात फॉलो करता है कोई भी समीकरण तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैंने बोला a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब? हाँ, b और c इसके जगह पर 0 हो ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम द्विघात समीकरण को जान रहे हैं, अगर मान लेते हैं सपोज a का मान अगर 0 हो जाए, a = 0, अगर हम इस इक्वेशन में a के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा bx + c, जो कि द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट नहीं करता है। द्विघात समीकरण होने के लिए जो समीकरण है उसमें जो भी चर है उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो ये जो समीकरण दिया गया है इसमें a b c चर है और x² और x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर a b c अचर है और x² और x या x कहे तो सिंपल क्या है, तो चर है। तो इसका जो पावर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर x का पावर 2 है और x का पावर 1 है, यानी चर का मैक्सिमम पावर 2 है। अगर कोई समीकरण में चर जो भी हो उसके मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात अगर 2 हो तो वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ व्यापक रूप में हमें समझ में आता है कि दिया गया समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है, तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसा कि हमने a का मान 0 लिया, तो a का मान 0 लेने से हमें क्या समझ में आता है कि इस समीकरण में अगर हम a के जगह पर 0 पुट करें तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जब x² का कोफिशिएंट 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि दिया गया समीकरण, तो दिया गया जो रिमेनिंग पार्ट है इस इक्वेशन का, जो रिमेनिंग टर्म होगा वो bx + c बचेगा, जो कि एक द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। अतः ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण वाला टर्म तो 0 नहीं होना चाहिए। जिस टर्म का घात 2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस टर्म को 0 होने के कारण यह समीकरण द्विघात समीकरण के प्रॉपर्टी से अलग हो गया, तो मीन्स a का मान हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्याएं होंगी चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। यानी कभी आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताएं, तो आपको ये बात कहना है कि द्विघात जो समीकरण ax² + bx + c के फॉर्म का होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होंगी और a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो
तो ऐसे जो भी समीकरण होंगे उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आपको द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में आपको हमने जानकारी दिया। अब क्या है, थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे 5x² + 7x + 3 = 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। b का मान अगर 0 नहीं भी 0 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल 2x² + 7 = 0, देखिए द्विघात समीकरण है। 2x² + 7, यहाँ x का कोफिशिएंट 0 होने के कारण वो टर्म हट गया, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा। कांस्टेंट टर्म बचा था यानी 2x² + 7 = 0। देखो द्विघात समीकरण का फॉर्म है। हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म 0 हो, तो 5x² - 3x = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। या हो सकता है कि ये दोनों का दोनों टर्म 0 हो जाए, तो 2x² = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण का फॉर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन टाइप में से, इन सभी में से किसी भी टाइप के इक्वेशन आपके पास होंगे तो वो द्विघात समीकरण के फॉर्म का होगा। बस एक बात का याद रखना है कि x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए यानी गुणांक होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो कुछ इसमें बात हमें समझना है। जो x² का जो कोफिशिएंट यहाँ 5 है, जबकि हमने व्यापक रूप में x² के कोफिशिएंट को क्या माना है, a, तो इसका मतलब a हमेशा क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो x² के गुणांक को, x² का गुणांक हमेशा x² के गुणांक को रिप्रेजेंट करेगा। b क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो x के गुणांक को, x का गुणांक होता है b। मतलब इस वाले टर्म में b का मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो b का मान होगा। c का मतलब अचर पद। इन तीनों बात को आप अच्छे तरह से समझेंगे। x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, a का मतलब x² का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक और c का मतलब अचर पद। ये तीन बातों को हमें याद रखने हैं। अगर हम बात करें कोई समीकरण द्विघात अगर है, जैसे 5x + 3x² - 2 = 0, तब धड़ल्ले से फर्स्ट जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को a नहीं कहेंगे। a का मतलब x² का गुणांक। इस इक्वेशन में हम वैसा टर्म देखेंगे जिसमें x² है, x² वाला टर्म ये है। x² का कोफिशिएंट बताना है तो x² वाला टर्म के साथ यानी x² के साथ कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई है, तो 3 से, +3 से, तो +3 a का मान हो गया। इस इक्वेशन के लिए a का मान 3। अगर हम b का मान कहे तो b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक। तो इस वाले इक्वेशन में x वाला टर्म ये है, इस टर्म में हम x के गुणांक को देखेंगे तो +5 है। c का मतलब अचर पद। अचर पद का मतलब ऐसा पद जिसमें x ना हो। तो इस तीनों टर्म में ये एक ऐसा टर्म दिख रहा है जिसके साथ x नहीं है, तो -2 c का मान होगा। अगर हम इस इक्वेशन के लिए a का मान देखें तो a का मान 5 होगा, x² का गुणांक। b का मान क्या होगा, तो b का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक x वाला टर्म ये है। तो x वाला जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट हम देखेंगे, यानी उस वाले टर्म में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 से, तो b का मान 7 होगा और c का मान +3 होगा। यानी a b c का हमें वैल्यू फाइंड हो गए। इस इक्वेशन से अगर हम a का मान अगर ज्ञात करें तो a का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि दिख रहा है x² का गुणांक, बिल्कुल करेक्ट है 2। b का मान क्या होगा, तो b का मतलब x का गुणांक, तो इसमें x वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो जो टर्म नहीं रहे तो उसका गुणांक 0 होगा। और c का मतलब अचर पद, अचर पद यहाँ +7 है। उसी प्रकार इसमें और इसमें हम लोग चेक करेंगे कुछ ऐसे इक्वेशन 5x² - x प्लस या +1 = 0। इस इक्वेशन में x² का जो गुणांक है क्या है, तो 5 है, तो हम यहाँ x² का एक गुणांक मतलब a का मान 5 होगा। b का मान क्या होगा, तो x का गुणांक, तो x वाला टर्म है, इसका गुणांक यहाँ पहले कोई नहीं वैल्यू लिखा होने का मतलब -1 समझना है। यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए मैंने माइनस बोला है, अगर माइनस साइन की जगह पर प्लस साइन होता तो +1 लिखते हैं। तो x का गुणांक -1 और c का मतलब अचर पद का वैल्यू 1। तो ये हमारे
क्या हो गया कि द्विघात समीकरण दिए होने की स्थिति में हम दिए गए समीकरण से ए बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। देखिए, द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां 3 विधि होते हैं। एक तो हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल हम किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। गुणनखंड विधि का यूज हमने आप द्विघात बहुपद में पढ़ लिया होगा, गुणनखंड विधि। और 9th क्लास में गुणनखंड विधि से बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना था। यानी कि सिंपल गुणनखंड जो ज्ञात करते हैं वही गुणनखंड हमें यहाँ भी ज्ञात करने हैं। कुछ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिस स्टेप में हम उस बहुपद के मूल ज्ञात करेंगे। सॉरी, बहुपद के मूल नहीं, बहुपद के शून्यक होते हैं और समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ मूल कंसेप्ट होता है मूल, और आपको हम शून्यक में अंतर समझाते हैं। देखिए, मूल जो कंसेप्ट आता है, मूल जो वर्ड यूज आता है वह द्विघात समीकरण के लिए, मतलब समीकरणों द्विघात समीकरण की बातें होंगी तो वहां मूल वर्ड यूज आएगा। अगर बहुपद की बात होगी तो वहां पर समीकरण शून्यक यूज आएगा। जैसे अगर हम 2x² या चलो x² + 5x + 6 = 0 लिखे तो ये एक समीकरण है। और हम इसी में अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिखे x² + 5x + 6 तो ये हो गया आपको शून्यक। इस कंडीशन में हम बहुपद हुआ तो इसके शून्यक हम ज्ञात करते हैं। शून्यक और मूल में क्या अंतर है? मूल का मतलब जो दिया गया समीकरण है उसमें चर का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मीन्स x का ऐसा मान हमें ज्ञात करना है जो मान इस के लेफ्ट हैंड साइड डाले तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो वह मान दिए गए समीकरण का मूल होगा। मूल का सिंपल मतलब आपको समझना है कि वैसा मान जो दिए गए समीकरण को, मतलब ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो, वैसे मान को समीकरण के मूल कहेंगे। और वैसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, यानी कि इसमें x का ऐसा मान हमें खोजने हैं होते हैं जिस मान को अगर हम इस बहुपद में डालें, अगर बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो वह मान दिए गए बहुपद के शून्यक होते हैं। शून्यक और मूल में बस यही बेसिक अंतर है। मतलब शून्यक किसके लिए यूज होगा? तो बहुपद के लिए। मूल किसके लिए यूज होगा? तो समीकरण के लिए। मूल का मतलब क्या? ऐसा मान जो समीकरण को क्या कर दे, सेटिस्फाई करे। मतलब उसका मान को LHS और RHS में डाले तो दोनों इक्वल हो जाए, तो उस मान को समीकरण का मूल कहेंगे। और वैसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उस मान को हम शून्यक कहेंगे। शून्यक और बहुत ही मूल में इस बात का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि मूल और शून्य को कभी भी मर्ज नहीं कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम मूल ज्ञात करने को सीखेंगे, मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो समीकरण द्विघात जो समीकरण होता है जो इस फॉर्म का होता है ax² + bx + c, 3 मेथड होता है। एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि, मतलब गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि जिसकी सहायता से भी हम समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा होता है द्विघात सूत्र, इसका भी यूज करके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इन 3 मेथड का यूज करके हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि
हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन को एग्जाम्पल की सहायता से हम गुणनखंड विधि से हम आपको मूल ज्ञात करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से भी हम मूल ज्ञात करेंगे, द्विघात सूत्र की सहायता से भी हम मूल ज्ञात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम द्विघात सूत्र आपको प्रूव करके दिखाते हैं। द्विघात सूत्र होता क्या है उसको समझिए। द्विघात सूत्र सिंपल, ये मूल निकालने के लिए सूत्र है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी कि एक ऐसा सूत्र जिसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। वैसे सूत्र को द्विघात सूत्र कहेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र की सहायता से समीकरण को हल करने की बातें होती है। तो हम लोग सर्वप्रथम काम क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लेंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गए। अब इसी के सहायता से हम द्विघात सूत्र को सिद्ध करेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है उसको हम लिखते हैं यहां, मतलब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ये होता है द्विघात सूत्र। इस सूत्र को हम सिद्ध करेंगे इसकी सहायता से। जिस मेथड का हम यूज कर रहे हैं उस मेथड को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, अर्थात हम पूर्ण वर्ग विधि का यूज करके द्विघात सूत्र को सिद्ध करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बढ़िया से इस सारे चीजों को समझेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो टर्म में स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए कि आपको 16x स्क्वायर अगर दे दिया गया, मैं बोलूंगा कि स्क्वायर किस पर है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा कि स्क्वायर सर x पर है। हम बोलेंगे क्या ये पूरे टर्म का हम होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो नहीं। अगर हम पूरे टर्म का होल स्क्वायर लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम 4x का होल स्क्वायर लिखें तो इसका मतलब यह स्क्वायर 4 पर भी है और यही स्क्वायर x पर भी है, यानी कि दोनों के दोनों वैल्यू पर ये स्क्वायर है, यानी कि 4x स्क्वायर इस बात को रिप्रेजेंट करता है, या 16x स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यही 25x स्क्वायर हो तो हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, तो 5x का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये दिया रहा है 7x स्क्वायर, तो आप होल स्क्वायर में कैसे लिखोगे, तो यहां तो कोई ऐसा संख्या नहीं समझ में आ रहा है कि जिसका स्क्वायर करे तो 7 आए। तो ऐसे संख्याओं पर हम रूट लगाएंगे, यानी रूट 7 लिखेंगे, x लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 होगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर होगा। मतलब आपको एक स्टेप में ये बात समझना है कि हमने फर्स्ट काम क्या किया। फर्स्ट हमें काम करना है कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां तो a है, a कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर a हो, तो हम रूट के अंदर डालेंगे a को, रूट a, x लिखेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। सिंपल। यहां जो x वाला टर्म है प्लस में है, तो हमें एक बात को याद रखना है, x वाला टर्म अगर प्लस में हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करेंगे, अगर माइनस में हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म का फॉर्मूला लेंगे, यानी इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करना है। तो ये तो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको समझेंगे, आपको सिंपल क्या समझना है उसको समझिए। ये जो प्लस bx है, प्लस bx को प्लस 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए क्या होता है, तो जो फर्स्ट में जो टर्म होता है जिस पर होल, जो संख्या होल स्क्वायर के फॉर्म में होता है वही a का मान होता है। तो यहां हमें रूट अंडर ax जो है होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यही पूरे के पूरे मान a का मान होगा। तो प्लस 2 तो 2, a का मान तो हमें पता है, गिवन है, रूट अंडर ax। अब समझना है बात, अब इसी bx को हमको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब अब यहां तो ठीक है, 2 तो 2 फॉर्मूला के लिए हमने लिया, a का मान हमें गिवन है, और b के जगह पर हमें ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि इस पूरे सेकेंड टर्म को हम सिंप्लीफाई करें तो bx हो जाए।
अच्छा पहले तो चेक करना है कि क्या क्या चीज आ गया। x है तो x तो आ गया, बिल्कुल देखो x है, x यहाँ गिवन है, b है यहाँ लेकिन b कहीं नहीं है, तो हमें b लाना है तो मल्टीप्लाई b से करना होगा, जो लाना है उतना तो मल्टीप्लाई, तो हमें b और x मल्टीप्लाई होगा तो bx वाला टर्म आ गया। लेकिन 2 इंटू रूट ए जो है एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो 2 इंटू रूट ए को हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तब ना 2 रूट ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो bx बचेगा, यानी हमें यहां लिखना पड़ेगा 2 रूट ए। अब देखिए इस पूरे टर्म को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो bx आएगा, 2 से 2 कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, bx तो bx, काटना हमें नहीं है। अब देखिए यहां जो b का मान होता है उतना का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां b का मान जो है उसका हम होल स्क्वायर अपने मन से एक स्टेप लिखेंगे, b स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर करेंगे, या तो हम ऐसे लिख लो b बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर। अच्छा ये इसी बात को हमने यहां लिखा, इसको भी हमने यही लिखा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फर्स्ट टर्म जो था वही फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म जो था वही सेकेंड टर्म है, ये सी को तो हम बाद में इसका यूज करेंगे। लेकिन हमने इस समीकरण में एक टर्म अपने मन से बढ़ाया, तो अगर किसी भी समीकरण में हम किसी भी पद को अपने मन से जोड़ते हैं, अगर उसी को घटा देते हैं तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने अगर b प्लस 2 रूट ए को हमने जोड़ा है तो b बाई 2 रूट ए के होल स्क्वायर को हमें घटाने होंगे, तो देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस इक्वेशन पर। तो प्लस सी लास्टली एक टर्म है तो प्लस सी लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 है तो इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। बोलो किसी तरह का दिक्कत नहीं? आपको इस बात पर अच्छा तरह से समझना है, इस बात को हम फिर से समझाते हैं, उसको समझिए। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता तो माइनस लिखते एक्स वाले टर्म में, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2ab के फॉर्म में इसको सजाना है, तो 2 तो हम लिखेंगे, फॉर्म 2ab के फॉर्म में सजाना है, इसलिए a का मान क्या लेंगे, तो जो फर्स्टली हमने स्क्वायर के फॉर्म में होल स्क्वायर के फॉर्म में लिया है वो a का मान। अब b का मान हमें ऐसा b का मान डालना है ताकि ये पूरे टर्म सिंप्लीफाई हो तो bx बचे, यानी कि यहां जो भी रहे वो बचे और कुछ नहीं। तो x तो लाना था तो x यहां है, b लाना था तो b नहीं है तो b हमने लिखा, यानी b से मल्टीप्लाई किया तो bx तो आ गया। लेकिन 2 रूट ए एक्स्ट्रा टर्म है, तो 2 रूट ए को हटाने के लिए घटाने से तो हटेगा थोड़ी ना, डिवाइड करने होंगे, तो 2 रूट ए से हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हट जाएगा, यानी कि b का हमारा वैल्यू हो गया क्या, तो b बाई 2 रूट ए, तो जो भी b का वैल्यू होता है उतना के होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ b का वैल्यू b बाई 2 रूट ए, तो b बाई 2 रूट ए के होल स्क्वायर को हमने क्या किया, जोड़ा, उतना ही को हमने घटाया। तो इससे इस देखो ना, इससे ये कट जाएगा, ये तो यही टर्म हुआ, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो bx आ जाएगा, और ये दोनों कट ही गया, प्लस सी तो प्लस सी, यानी इसी हम टर्म को इस फॉर्म में अरेंज कर दिए। तो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम इस तीनों टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का वैल्यू रूट अंडर a x है, प्लस b का वैल्यू क्या है, b बाई 2 रूट ए, यानी b बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर, और जो भी बाकी रिमेनिंग टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a प्लस c उधर है तो माइनस c, तो स्टूडेंट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। जब हम स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गए तो रूट होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, और रूट जब भी किसी भी संख्याएं पर आते हैं तो उसके पहले हम प्लस माइनस का साइन देते हैं, ऊपर में रूट में ही रहेगा वैल्यू, और 4 का रूट 2 और a का रूट a, इसमें से इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये टर्म प्लस में है तो उधर गया तो माइनस b बाई 2 रूट a होगा। ओके, अब यहाँ से x फाइंड करेंगे तो रूट अंडर एक मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा, जो कि इस फॉर्म का इक्वेशन मैंने इस फॉर्म का फॉर्मूला दिख रहा है। तो हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, इसी को d से डिस्क्रिमिनांट से सूचित करते हैं, और इसी को हम लोग विविक्तर भी कहते हैं। तो हम इसके जगह पर d लिख लिए, तो d यानी माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी सूत्र को हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। अब
इसी में विवेचक से रिलेटेड बातों को मैं आपको समझाता हूँ। इस वीडियो को पॉज कर आप द्विघात सूत्र को मैंने किस तरह से प्रूव किया है उसको लिख लेंगे। जब भी आपको कहेगा द्विघात सूत्र लिखिए तो ये करना है, ये सूत्र लिखना है, या द्विघात सूत्र की सहायता से आप हल करें तो हम इस सूत्र का यूज करके समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। ओके, अब यहां प्रश्न उठता है कि ये विवेचक है क्या। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसमें विवेचक जो है b² - 4ac होता है, ये आखिरकार विवेचक है क्या। तो बच्चों मैं ये बता दूं कि विवेचक क्या होता है कि विवेचक एक ऐसा मान है जिसकी सहायता से हम दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे ये पता कर सकते हैं, अर्थात मूल की प्रकृति हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर हम d = b² - 4ac सिर्फ हम ज्ञात कर ले, यानी कि दिए गए समीकरण से विवेचक का मान सिर्फ पता कर ले, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी ये हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ शर्त होते हैं उसको हम देखेंगे। क्या शर्त होगा, मूल की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति। तो सूत्र क्या यूज करेंगे उस कंडीशन में। शर्त है कि अगर विवेचक 0 से 0 के बराबर हो, विवेचक 0 के बराबर का अर्थात जब हम द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें तो अगर विवेचक 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि मूल कैसे होंगे। तो जो मूल ज्ञात होंगे वास्तविक और समान होगा, वास्तविक एवं समान। जैसा कि बच्चों हमें ये पता है कि समीकरण अगर द्विघात है तो इसके अधिकतम मूलों की संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। अगर समीकरण द्विघात है तो मूलों की अधिकतम संख्याएं 2 होंगी। तो अगर एक शर्त कहा जा रहा है, शर्त में क्या लिखा जा रहा है कि अगर विवेचक 0 के बराबर आए उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि दिए गए समीकरणों के मूल कैसे होंगे, तो वास्तविक होंगे। अर्थात जो हमारा x का मान आएगा वो वास्तविक संख्याएं होगी, और साथ ही साथ जो 2 आंसर आएंगे दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। समान का मतलब ये। और इस कंडीशन में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x = -b/2a। अब कहोगे कि सर ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे, ये फार्मूला तो आपने बताया ही नहीं है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ अगर विवेचक 0 हो गया तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, और -b के साथ 0 को ऐड करें या -b के साथ 0 को सब्सट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस वाले टर्म को ही हटा दिए तो -b/2a हम डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आपसे इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो निम्न में से कौन से शर्त संतुष्ट करेंगे, यानी कौन से शर्त होंगे मूल ज्ञात करने के लिए। तो x = -b/2a। x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का यहाँ तात्पर्य है कि अगर x का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा तो समझ में ही रहा है, मतलब 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ साथ असमान होगा, असमान। मूल वास्तविक और असमान होगा। इस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ऑन दैट टाइम मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला का हम यूज करेंगे -b ± √d/2a फार्मूला का यूज करेंगे। अगर विवेचक ज्ञात करें 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का तात्पर्य हो गया कि निगेटिव साइन आए विवेचक में, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। और इस कंडीशन में ऐसे द्विघात समीकरण के मूल हम वास्तविक मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस कंडीशन में हम यहाँ मूल नहीं ज्ञात करेंगे। ये बात मैंने मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये बात हम लिखेंगे। ये सभी शर्त
को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी बातों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लिए कि x² प्लस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 या 10x प्लस 16 करेक्ट है इक्वल्स टू 0, ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो अगर हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात, तीनों विधि से हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। तो सर्वप्रथम हम गुणनखंड विधि से अगर हल करें तो क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम, जैसा कि हमें पता है कि फर्स्टली हम x² का जो कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर फाइंड होते हैं, यानी कि 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 जो नंबर फाइंड हुआ, हमें इसको ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि उस दोनों को ऐड करें तो 10 आ जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2, या 2 इंटू 8 और 8 इंटू 2 दोनों सेम बात है। इन तीनों फैक्टर में से एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जिस फैक्टर को ऐड करने पर ये 10x आए। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये 2 और 8 ऐसा 2 इंटू 8 ऐसा फैक्टर है जिसको हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो इस 10x के जगह पर हमें बस 2x और प्लस 8x लिखने हैं, और प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब क्या है कि फर्स्ट दोनों टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, अगले दोनों टर्म में से 8 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। जैसा कि पहले दो पद में से फर्स्ट 2 टर्म में से x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आया। कहने का मतलब है कि ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तब 0 हो सकता है जब उसमें से दोनों में से कोई एक 0 हो अथवा दोनों का दोनों 0 हो। तो हम ऐसा मानते हैं, यदि हम मानते हैं कि x प्लस 2 0 हो, ऑन दैट टाइम x का वैल्यू -2 होना चाहिए। अगर हम ये 0 मान लेते हैं, इफ x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -8, यानी कि ये दोनों कंडीशन में दिए गए समीकरण का मान, यानी कि हल x का जो मान होगा, माने जब हम x का वैल्यू ये पुट करें तो भी प्रोडक्ट 0 होगा, ये -8 पुट करें तो भी प्रोडक्ट 0 होगा। ऑन दैट टाइम हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के हल x बराबर -2 और -8 ये आंसर होंगे। तो देखते हैं द्विघात समीकरण के जो मूल हमने ज्ञात किया, अर्थात -2 का -8 हुआ, यह मूल ये द्विघात समीकरण का मूल है, यानी ये दोनों का दोनों मान इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। तो ये गुणनखंड विधि से हुआ। अब इसी को अगर हम द्विघात सूत्र की सहायता से अगर हल करें तो क्या करेंगे। द्विघात सूत्र की सहायता से हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें a का मान, b का मान और c का मान फाइंड करने होंगे। जैसा कि हमने देखा है, a का मतलब क्या होता है, तो x² का कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 1, कॉफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 10 एंड कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 16। इस कंडीशन में फर्स्टली हम विवेचक निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, यानी 100 माइनस 64, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 36। अगर इस कंडीशन में देखते हैं, इस शर्त में देखते हैं तो d इज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 36 है तो 0 से बड़ा वैल्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस हेयर d इज ग्रेटर देन 0 सो x इक्वल्स टू -b, देन हम कौन फार्मूला का यूज करेंगे, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, माइनस b का वैल्यू क्या होगा, तो 10 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू क्या होगा, तो 36 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या होगा, तो 1। तो -10 प्लस माइनस 36 का रूट 6 अपॉन 2, -10 प्लस माइनस 6, हम इसको क्या लिख सकते हैं, -10 प्लस 6 अपॉन 2
कॉमा -10 -6/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/2 कॉमा -16/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे पहले जो हमने मेथड का यूज किया था, जो आंसर आया था वही आंसर यहाँ भी हमें दिख रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बहुत सारे वीडियो में ये बात समझाया होगा कि मेथड चेंज करने पर क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता है, इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो सेकेंड मेथड हुआ, यानी कि द्विघात सूत्र की सहायता से हमने हल किया। ये द्विघात सूत्र है, सूत्र कौन सा? तो द्विघात सूत्र की सहायता से हमने इसको हल करके आपको बनाया। और इसी क्वेश्चन को एक और होता है जिसको हम पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, उसकी सहायता से भी हम ऐसे द्विघात समीकरणों को हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में हमने आपको जब प्रूव किया था फॉर्मूला, तो उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, प्लस इस वाले टर्म को 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो 2 इंटू, जैसा कि a का वैल्यू हमें पता है x है, और b का मान ऐसा मान डालना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, 10x आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है, 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यही b का मान है। तो जो भी b का मान होगा उसके स्क्वायर को ऐड कर लीजिए और उसी के स्क्वायर को घटा लीजिए। तो और लास्टली +16 है, तो +16 = 0। ये तीनों टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a² + 2ab + b² के फॉर्म में है, तो हम x + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, -25 + 16 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा? 9 माइनस में आएगा, जो कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में 9 होगा। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो +-3 होगा, 9 का रूट 3, तो x + 5 = this and x = -5 + -3। यहाँ से हम क्या करेंगे? तो -5 + 3, -5 - 3, -5 + 3 = -2 एंड -8। ये जो भी है, ये भी जो आंसर हम जो प्रीवियस दो मेथड का यूज करके हमने इस इक्वेशन को हल किया था, वही आंसर यहाँ भी देता है। तो आप तीनों मेथड में से किसी जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है उस मेथड का यूज करके आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि सभी मेथड में आप द्विघात सूत्र और ये पूर्ण वर्ग विधि का यूज करके आप हर एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसको गुणनखंड विधि से हल नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हमें पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब गुणनखंड विधि का उपयोग करने के क्रम में बहुत सारे ऐसे द्विघात समीकरण को देखा गया जिसका हल नहीं किया जा सकता है, तो वहां कठिनाई आई कि आखिरकार क्या किया जाए या किस और मेथड का यूज किया जाए, या कौन से ऐसे सूत्र को हम फाइंड कर ले ताकि जिसका यूज कर हम इस तरह के जो गुणनखंड विधि से हल नहीं किए जा सकते हैं क्वेश्चन, उस वाले समीकरण को हल करें। तो श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने इस मेथड का यूज किया और वह अपने मेथड का ही यूज करके उन्होंने द्विघात सूत्र भी फाइंड किए थे। ओके, तो आप तीनों मेथड अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो आपको जितने भी एक्सरसाइज हैं उसमें इस मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके आपको बनाने के लिए प्रश्न दिए जा सकते हैं, यानी आपको तीनों मेथड अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न में हो सकते हैं कि गुणनखंड विधि से हल करें, ये दे दें, तो आपको गुणनखंड विधि का यूज करना होगा। द्विघात सूत्र का उपयोग करके आप प्रश्न को हल करें तो द्विघात सूत्र का यूज करके करना पड़ेगा। या आपको तीसरी बात ये कहा जाए कि आप पूर्ण वर्ग विधि का यूज करें, तो पूर्ण वर्ग विधि का यूज करना होगा। इसमें कुछ और कंसेप्ट होता है, देखा जाए ax² + bx + c, इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अल्फा और बीटा इसके दो मूल हैं और इसके बीच रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। अगर हम इसके दो मूल अल्फा और बीटा है, इसका मतलब कि x का मान अल्फा होगा और x का ही मान बीटा भी होगा। जैसे जो मूल होता है वो x का मान, एक्चुअली x का मान होते हैं। हम अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड अगर ले आए तो x - अल्फा कॉमा x - बीटा। जैसा कि 9th में हमने पढ़ा था कि कोई अगर संख्या किसी का गुणन माने कोई हल है और उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जो फंक्शन बनेगा उस दोनों को अगर प्रोडक्ट करे तो बहुपद फाइंड होगा या यहाँ समीकरण फाइंड होगा। यानी x - अल्फा
इंटू एक्स माइनस बीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिया गया जो समीकरण है वो हमें ज्ञात हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर हम इस दोनों में से एक कोई कांस्टेंट टर्म ए लेते हैं जो दोनों के लिए कॉमन होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो ए, इस दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स से माइनस अल्फा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा एक्स, एक्स को बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा बचेगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम दोनों तरफ यानी कि समीकरण बराबर होने का, कभी भी दो समीकरण आपस में बराबर है इसका मतलब उसके गुणांक बराबर होंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ भी ए है, कन्फर्म बराबर है। अब यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट माइनस ए इंटू अल्फा जोड़ बीटा है और राइट हैंड में एक्स का कॉफिशिएंट बी है, तो हम यहाँ अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा। दिस इज द, इसको हम लोग बोलेंगे शून्यकों का, शून्यकों नहीं, मूलों का योग। यानी कभी भी आपको क्वेश्चन में मूलों का योग ज्ञात करना होगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और कांस्टेंट टर्म के इक्वल, यानी ए अल्फा बीटा इक्वल टू सी, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये हो गया सी बाई ए के इक्वल। तो जो बेसिक कंसेप्ट था द्विघात समीकरण का, जो आपके क्लास 10th में पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे हमने आपको समझाया। अब आप इन सभी थ्योरी को आप अच्छे तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो है इससे रिलेटेड जब हम एक्सरसाइज को, मैथ्स एक्सरसाइज को स्टार्ट करो तो आपको किसी प्रकार का समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थी इन सभी चीज़ों को समझ लिए होंगे। आपको कभी भी मूलों का योगफल कहेगा या अल्फा जोड़ बीटा कहेगा तो माइनस बी बाई ए का यूज करेंगे, और मूलों का गुणनफल कहेगा तो सी बाई ए फार्मूला का यूज करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके, टाटा, बाय बाय।